अक्टूबर 1962 में जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भड़ों के अंदर अमेरिका और एंड में इसका क्या नतीजा निकला। जैसा कि सब जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका और सोवियत संघ दोस्त हुआ करते थे, जो पूरी दुनिया के भले के लिए एक अच्छी बात थी। लेकिन अफसोस की अलग आइडियोलॉजी और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के मतभेदों की वजह से इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और शुरू हुआ आधी सदी लंबा चलने वाला कोल्ड वॉर। इस दौर में दोनों देशों के बीच हर मोर्चे पर कंपटीशन शुरू हो गया, चाहे वो आर्म्स रेस हो, स्पेस रेस हो, प्रॉक्सी वॉर हो या फिर जमीन कब्जाने की होड़। इसमें न्यूक्लियर आर्म्स रेस इस कोल्ड वॉर का सबसे मेन पॉइंट बन गया। दोनों देश जल्द से जल्द परमाणु हथियार बनाने में जुट गए ताकि दूसरे पर अपना खौफ बना सके। 1960 के दशक की शुरुआत तक अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स की क्वांटिटी और टेक्नोलॉजी दोनों का तगड़ा एडवांटेज था। अमेरिका ने तो यूरोप में भी अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थीं, जो सोवियत संघ की जमीन के लिए सीधा और खुला खतरा थी। इस इनबैलेंस की वजह से सोवियत संघ काफी कमजोर पोजीशन में था, इसलिए वो किसी भी तरह अमेरिका को पछाड़कर न्यूक्लियर पावर में आगे निकलना चाहता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही जिद आगे चलकर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस सबसे बड़ी वजह बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्यूबा तो कैरिबियन सी का एक छोटा सा आइलैंड है, फिर वो इस जिंदगी और मौत की लड़ाई में कैसे फंस गया? और क्यूबा की अपनी क्या सोच थी? दरअसल क्यूबा अमेरिका के फ्लोरिडा से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर है, जिसे अमेरिका का बैकयार्ड यानी पिछला आंगन कहा जाता था। 1898 से पहले ये स्पेन की कॉलोनी हुआ करता था। अमेरिका अपने घर के पीछे किसी को आग से खेलने की इजाजत नहीं दे सकता था, इसलिए उसने एक बहाना ढूंढकर क्यूबन क्रांतिकारियों की मदद की और स्पेन की सेना को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ क्यूबा तो बना, लेकिन ये सिर्फ नाम का था। क्यूबा की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी असल में अमेरिकियों के हाथ में ही थी और उन्होंने वहां बतिस्ता की एक कठपुतली सरकार बिठा रखी थी। पर यह बतिस्ता बड़ा नकारा निकला, ऐशो आराम में डूबा रहा और उसकी तानाशाही से जनता त्रस्त हो गई, जिसके बाद लोगों ने बगावत कर दी। साल 1959 में सिर्फ 32 साल के फिदेल कास्त्रो ने क्यूबन रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ मिलकर अमेरिका सपोर्टेड बतिस्ता की सरकार को उखाड़ फेंका और एक नई क्रांतिकारी सरकार बनाई। शुरुआत में अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते काफी अच्छे थे, यहां तक कि कास्त्रो को अमेरिका आने का न्योता भी मिला था। लेकिन असल में अमेरिका इस क्रांति की तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि वो क्यूबा को फिर से अपने कंट्रोल में लेकर लैटिन अमेरिका में अपना दबदबा मजबूत करना चाहता था। लेकिन अमेरिका अभी ये सोच ही रहा था कि कास्त्रो ने कुछ ऐसे बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सबसे बड़ा कदम ये उठाया कि क्यूबा में मौजूद सभी अमेरिकी प्रॉपर्टीज का नेशनलाइजेशन यानी सरकारीकरण कर दिया, जिससे अमेरिका का वहां का पूरा बिजनेस और इकोनॉमिक फायदा सीधे जीरो हो गया। ये कदम अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि इससे लैटिन अमेरिका में अमेरिका की चौधराहट को ठेस पहुंची थी, जो उसे बर्दाश्त नहीं थी। अमेरिका के दिल में क्यूबा की नई सरकार के लिए नफरत बैठ गई और दोनों के रिश्ते तेजी से बिगड़ने लगे। क्यूबा को डराने के लिए 5 जनवरी 1961 को अमेरिका ने अचानक क्यूबा से सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए और उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए ताकि उसकी आर्थिक कमर तोड़कर उसे घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन कास्त्रो भी कहां मानने वाले थे, वो अपनी धुन में चलते रहे। इसके बाद अमेरिका ने कास्त्रो की सरकार को गिराने के लिए बे ऑफ पिग्स इंसिडेंट प्लान किया। 17 अप्रैल को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा ट्रेन और आर्म्स से लैस 1500 क्यूबन बागियों को क्यूबा के साउथ में बे ऑफ पिग्स पर उतारा गया ताकि वो वहां तख्तापलट कर सकें। पर नतीजा उम्मीद के बिल्कुल उलट रहा। ये इन्वेजन 72 घंटे के अंदर बुरी तरह फेल हो गया। इससे इस पूरे प्लान को रचने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की इंटरनेशनल लेवल पर बहुत थू-थू हुई, जो उनके करियर का सबसे बड़ा दाग बन गया और क्यूबा के मन में अमेरिका के लिए दुश्मनी और गहरी हो गई। क्यूबा की इस कामयाबी और अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों ने कैरिबियन रीजन की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया, जिससे सोवियत संघ को इस इलाके में एंट्री मारने का एक सुनहरा मौका मिल गया। वैसे इससे पहले क्यूबा और सोवियत संघ के बीच सिर्फ नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिश्ते थे, कोई बहुत गहरी पार्टनरशिप नहीं थी। लेकिन अमेरिका के लगातार बढ़ते दबाव के चलते क्यूबा को अपनी हिफाजत के लिए बाहर से मदद ढूंढनी ही पड़ी। चारों तरफ से घिरे कास्त्रो को अब सिर्फ सोवियत संघ ही एक ऐसा सहारा दिखा जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। इसलिए कास्त्रो ने खुद आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ऐलान कर दिया कि वो एक कट्टर मार्क्सवादी लेनिनवादी हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। उन्होंने क्यूबा की पॉलिटिक्स में सोवियत स्टाइल के कम्युनिज्म को पूरी तरह शामिल कर लिया। लेकिन शुरुआत में चीजें इतनी आसान नहीं थी। सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने तुरंत कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें डर था कि क्यूबा को मिलिट्री सपोर्ट देने से अमेरिका भड़क जाएगा और फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसके बावजूद कास्त्रो ने हार नहीं मानी और सोवियत संघ को अपनी वैल्यू दिखाने के लिए अपने 13 साल के बेटे को मॉस्को के एक स्कूल में पढ़ने भेज दिया। फिर साल 1962 में अचानक पासा पलटा और सोवियत संघ ने कास्त्रो को अपना लिया, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और बैकफुट पर चल रहे सोवियत संघ को अमेरिका की ग्लोबल घेराबंदी को तोड़ने का एक तगड़ा मौका चाहिए था।
क्यूबा और अमेरिका की इस दुश्मनी में सोवियत संघ को अमेरिका के एकदम करीब अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइलें तैनात करने का चांस दिख रहा था, जिससे वो अमेरिका को दबा सके और यूरोप में अपने ऊपर बने मिलिट्री प्रेशर को कम कर सके। साथ ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के नाते एक नए कम्युनिस्ट देश की मदद करना सोवियत ब्लॉक के ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए भी अच्छा था। इसलिए 1962 में सोवियत लीडर ख्रुश्चेव ने एक बेहद साहसी और रिस्की फैसला लिया, क्यूबा में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करने का। ख्रुश्चेव की नज़र में ये अपने छोटे भाई क्यूबा की मदद भी थी और अमेरिका को काउंटर करने का सबसे सस्ता और शॉर्टकट तरीका भी। बस इसी एक फैसले ने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की ऑफिशियल शुरुआत कर दी। काफी लंबे समय से अमेरिका अपने U-2 स्पाई प्लेन के जरिए पूरी दुनिया पर नजर रखता आ रहा था। 14 अक्टूबर 1962 को जब एक अमेरिकी U-2 प्लेन क्यूबा के पश्चिमी इलाके के ऊपर से गुजरा तो उसने वहां के जंगलों में सोवियत संघ की मिसाइलों की तस्वीरें खींच ली। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन लॉन्च पैड्स पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स फिट थे और मिसाइलें एकदम रेडी पोजीशन में थीं। इस खबर ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। प्रेसिडेंट केनेडी ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस क्राइसिस से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी क्यूबा पर फुल मिलिट्री इन्वेजन करके कास्त्रो की सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका जाए। लेकिन जो लोग बातचीत और डिप्लोमेसी से रास्ता निकालना चाहते थे, उन्हें डर था कि एयर स्ट्राइक या हमले का सोवियत संघ बहुत खतरनाक जवाब देगा, जिससे दोनों देशों के बीच फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर छिड़ चाहते थे। आखिरकार केनेडी ने एक बीच का रास्ता चुना और क्यूबा की समुद्री नाकेबंदी यानी क्वारंटीन करने का फैसला किया। यह कदम किसी सख्त ब्लॉकेट से थोड़ा सा नरम था, क्योंकि केनेडी खुद आगे संघ को मैसेज दिया कि हमें पता चल चुका है कि तुमने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें छिपा रखी हैं, इसलिए अब खुद को धोखा देना बंद करो और यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में तुरंत इन मिसाइलों को वहां से हटाओ। और दोनों देशों के बीच का तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया। भले ही अमेरिका के शब्द थोड़े संभले हुए, वॉर बिल्कुल सामने खड़ा था और एक छोटी सी चिंगारी भी न्यूक्लियर वॉर भड़का सकती थी। लेकिन पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक बातचीत भी लगातार चल रही थी, जिससे थोड़ी सी राहत की उम्मीद बंधी। 26 अक्टूबर को ख्रुश्चेव ने केनेडी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने पहली बार माना कि क्यूबा में सोवियत मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए है। उन्होंने शर्त रखी कि अगर अमेरिका ये गारंटी दे कि वो क्यूबा पर कभी हमला नहीं करेगा और अपनी नाकेबंदी हटा लेगा, तो सोवियत संघ अपनी मिसाइलें वापस बुलाने पर विचार कर सकता है। वहां काम करने वाले एक स्टाफ ने अपनी वाइफ को फोन करके कहा, आज मेरा घर आने का मन नहीं है, पता नहीं कल क्या होगा, शायद कल हम सब जिंदा भी ना रहे, चलो आज सिनेमा हॉल चलकर कोई नई फिल्म देखते हैं। ये मंजर सच में दिल दहला देने वाला था। अमेरिकी पायलट की भी मांग कर रहे थे। मीडिया भी एक बार फिर अटक गई। क्या अब जंग ही इकलौता रास्ता बची थी? उसी रात केनेडी के भाई रॉबर्ट केनेडी ने सोवियत एम्बेसडर डॉब्रिनिन के साथ एक जंग का कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद 28 अक्टूबर को केनेडी को मजबूरन क्यूबा पर हमले का ऑर्डर देना ही पड़ा। लेकिन ठीक इसी नाजुक मोड़ पर ख्रुश्चेव ने अचानक मॉस्को रेडियो के जरिए एक बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने ऐलान किया कि सोवियत संघ अमेरिका की शर्तों को मानता है और क्यूबा से अपनी सभी मिसाइलें वापस बुला रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने दुनिया में शांति बनाए रखने और हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए लिया है। इस तरह हवा में घुला वो भयंकर तनाव आखिरकार कम हुआ। इसके तुरंत बाद केनेडी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर ख्रुश्चेव के इस फैसले का वेलकम किया और गारंटी दी कि अमेरिका कभी भी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स के साथ ही 13 दिनों से चले आ रहे इस बेहद खतरनाक क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का आखिरकार एक पीसफुल एंड हो गया। इसके बाद दोनों देशों ने अपने वादे पूरे किए। सोवियत संघ के जहाजों ने क्यूबा से मिसाइलें लोड की और अपने देश लौट गए। वहीं अमेरिका ने भी क्यूबा की समुद्री नाकेबंदी को हमेशा के लिए हटा लिया। धीरे धीरे दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटी और ये क्राइसिस ऑफिशियल तौर पर खत्म हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे मिसाइल क्राइसिस की बातचीत में क्यूबा के लीडर फिदेल कास्ट्रो कहीं नजर नहीं आए। जिस क्यूबा की जमीन पर यह सब ड्रामा हुआ, वहां के लीडर से एक बार भी सलाह नहीं ली गई और ना ही उनके आत्मसम्मान या क्यूबा की संप्रभुता की कोई परवाह की गई। एंड में कास्ट्रो को सिर्फ ख्रुश्चेव का एक फोन आया, जिन्होंने बस इतना बताया कि हमने अमेरिका के साथ डील कर ली है और मिसाइलें क्यूबा से हटाई जा रही हैं। बदले में अमेरिका तुम्हारे आइलैंड पर हमला नहीं करेगा। बेहद जिद्दी मिजाज के कास्ट्रो ये सुनते ही लाल पीले हो गए। उन्हें लगा जैसे सोवियत संघ ने उन्हें एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। क्यूबा के आम लोग भी इस फैसले से बेहद नाराज थे और उन्होंने सड़कों पर उतरकर नारे लगाए कि ख्रुश्चेव तुम डरपोक हो, जो चीज हमें गिफ्ट में दी गई थी उसे वापस नहीं ले जाना चाहिए था। क्यूबा की सरकारी मीडिया ने भी इस फैसले की कड़ी निंदा की और इसे क्यूबा की वफादारी के साथ एक बड़ा धोखा बताया। इस घटना के कई सालों बाद तक क्यूबा और सोवियत संघ के रिश्ते ठंडे रहे और धोखे का वो एहसास उस आइलैंड पर हमेशा के लिए छप गया। क्यों केनेडी की वजह से हुआ और ना ही ख्रुश्चेव की वजह से, बल्कि खुद न्यूक्लियर वॉर के उस खौफनाक अंजाम ने ही न्यूक्लियर वॉर को होने से रोक दिया।